नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? जहां ज्यादा स्याने जमा हो वहां जमहूरी शऊर को कौन अहमियत देता है? कलम मजदूर को ताकतवर साईं कब घास डालते हैं? वही हुआ जिसकी चाप सुनाई दे रही थी। एक और सकूते ढाका लिखकर डराया कि मसालेहत ना की तो सानहा हो सकता है। कड़वा घूंट पीना पड़ेगा के जरिए पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ताकत वालों के पास सर झुकाने के अलावा कोई पुरअमन रास्ता नहीं है। बाकी रास्ते खूनी, गैर आईनी और नुकसानदेह हैं। मेरी इन गुजारिशात के बाद कुछ तवक्कुआत थी और कुछ खदशात। या तो ताकतवर ये मशवरा मान लेंगे और मसालिहत का रास्ता निकल आएगा, बादल नख्वास्ता ही सही मकबूलियत वाले को कबूल कर लेंगे और यूं रावी चैन लिखेगा। ये तवक्को नक्श बर आब साबित हुई और खदशा दुरुस्त निकला कि मंसूबा बंदी ये हो रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तय ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को ना माना जाए और इसे बेअसर कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ और इसके लीडर जितने भी मकबूल हैं, फिलहाल इन्हें कबूल करने के बारे में दूर दूर तक ऐसी कहीं कोई सोच भी नहीं पाई जा रही। जजों की सोच में तब्दीली और अवामी दबाव ने अहले ताकत को बजाय कायल करने के इस बात पर आमादा कर दिया है कि इन्हें और भी ज्यादा ताकत से इस फितने का इस्तरदाद करना है। अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद हो या यूरोप से ह्यूमन राइट्स के हवाले से उठने वाली आवाजें, इन्हें दरखोरे आतना ना समझने का फैसला कर लिया गया है। नामा बर मोतबर था, इसलिए आने वाले टाकरे के खौफ से रात भर नींद नहीं आई। नामा बर नाराज था कि नाहंजार सहाफी भी शोहरत के भूखे जजों की तरह कौमी मफाद भूलकर इंसाफी बैंड वैगन में बैठना चाहते हैं। नाहंजार लिफाफे ने दलाइल देने की कोशिश की, माजी की मिसालें दी, अलमिया मशरकी पाकिस्तान से पहले बाहमी तसादुम के नुकसानात के हवाले दिए। नामा बर ने कहा, जवाब वाज़ेह है, फितने को खत्म करके दम लेंगे। कमर बदायूनी ने नामा बर के जवाब पर कहा था, नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नामा बर का जवाब सख्त और खौफनाक था। नामा बर से कहने की कोशिश की कि मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं, बैनुल अक़वामी हालात और मुल्क की कमजोर मईशत मार्शल लॉ के नफाज के हक में नहीं। नामा बर ने कहकहा लगाया और यकीन दिलाया, मार्शल लॉ का ना इम्कान है और ना दूर दूर तक इस हवाले से कोई सोच पाई जाती है। डरते डरते हाथ बांधे हुए अर्ज की कि अब आप इस कदर कमजोर हैं कि लोग आपकी ताकत और कुव्वत नाफिजा के आगे सजदा रेज होने से मुकम्मल इनकारी हैं। अर्ज की बेहतर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लें, सर झुकाएं, अपने हरीफ को इक्तदार और इख्तियार दें, खुद को गैर मुतनाज़े बनाएं। ये कोशिश की गई तो शायद तजादिस्तान भी चल पड़े। नामा बर ने डरपोक सहाफी को हौसला देते हुए कहा, मार्शल लॉ नहीं लग रहा। आइन के अंदर रहकर ही मुक्तदरा ने सियासी जजों और सियासी इंसाफियों से मौसर तौर पर निमटने का फैसला कर लिया है। ताकत तो ताकत ही होती है, वो ना तो सुनती है और ना बोलती है। इसकी जुबान भी ताकत होती है और इसका अमल भी ताकत। नामा बर को नाहंजार लिफाफे सहाफी पर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि ये कम अकल सहाफी इनको सरेंडर के मशवरे क्यों दे रहा है। डरते डरते अपील की, ये सरेंडर नहीं बाइज्जत वापसी का रास्ता है। नामा बर ने कहा, सरेंडर का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं है। ढाका 1000 मील दूर था, वहां टैंक नहीं जा सकते थे, रास्ते में दुश्मन का इलाका था। फिक्र ना करें, कोई जानी नुकसान नहीं होगा। सरेंडर रियासत नहीं, सरेंडर बागी अफराद करते हैं। रियासत अपनी जगह डटकर खड़ी है। जो सियासी लीडर चाहे कितना ही मकबूल क्यों ना हो, वो रियासत को डिक्टेट नहीं कर सकता। और अगर इसके खिलाफ रियासत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम हो तो फिर तो लाजमन इसे ही सरेंडर करना पड़ेगा। फकीर पुरतकसीर ने अर्ज की, अवाम गुस्से में है, जज नाराज हैं, सरमायाकारी आ नहीं रही, बैरूनी दबाव बढ़ रहा है, महंगाई ने चीखें निकलवा दी हैं। ऐसे में खान और मुक्तदरा सरेंडर सरेंडर ना खेलें, एक दूसरे को रास्ता दें। नामा बर ने मुड़कर कहा, इसे रास्ता दिया तो वो इंतकाम लेगा, हम पर वार करेगा। इसको हम जानते हैं, इसे जर्रा बराबर रियायत मिली तो वो हम पर चढ़ दौड़ेगा। इसलिए नो रिस्क और नो कॉम्प्रोमाइज। नाहंजार लिफाफी की जबान तालू में नहीं लगती। डरपोक है मगर फिर भी डरते डरते सब कुछ कह जाता है। यही वजह है कि इंसाफी गालियों की ठोकरें मारते हैं, मुक्तदरा डराती रहती है, नूनी नाराज रहते हैं। पिपली ये सुनकर और पढ़कर तालियां तो बजाते हैं मगर पागल समझकर किसी मशवरे पर अमल नहीं करते। नामा बर उड़न खटोले में हवा के दोष पर आया,
جب اس نے واضح پیغام دیا کہ نو کمپرومائز، تو ناہنجار لفافی پھر پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ عمر ایوب خان نے جیل سے باہر کھڑے ہو کر جنرل کا نام لینے کے بجائے ان کے عظمتوں والے عہدے سپہ سالار سے کیوں پکارا؟ ہر وقت غصے میں رہنے والی ہم سب کی باجی نے جیل سے باہر آ کر زیتون کی شاخ کیوں لہرائی؟ ہمیشہ سرخ جھنڈی دکھا کر چلتی ٹرین کو روکنے اور بحران کو حل کرنے والوں نے سبز جھنڈی کیوں دکھانا شروع کر دی؟ نامہ بھر نے لمحے بھر کے لیے سوچا، آنکھوں میں چمک آئی، ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ نامہ بھر کے ایک سوجوان دوست نے فٹ کہا، مسئلہ فوجی تحویل کا ہے۔ سپریم کورٹ کے ان سیشن ہونے سے پہلے قیدی نمبر 804 کو حکومتی تحویل سے لے کر فوجی تحویل میں لے جانے کی تیاری ہے۔ ناہنجار لفافی کے اندر کا بچہ جمہورہ جاگا اور اس نے کہا، ایسا کہاں ممکن ہے؟ اتنی بھی اندھیر نگری نہیں۔ طاقتور سوشل میڈیا، جاگتی بین الاقوامی دنیا اور چوکنے اوورسیز پاکستانی تو آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ نامہ بر ہلکا ہلکا مسکراتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ نہ اس نے ہاں کی اور نہ اس نے نہ کی۔ ناہنجار لفافی کو اس ملاقات کے بعد یقین ہو گیا کہ اگلے چند دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے ناہنجار لفافی کے اندر بیٹھے بچے جمہورے کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جمہوریت، آئین اور سویلین اداروں کی بالادستی کو جھٹکا لگنے والا ہے۔ عدالتوں کے فیصلوں پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ نامہ بر آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح واپس چلا گیا۔ ناہنجار لفافی آنکھیں ملتا خواب سے بیدار ہوا تو یہ سوچتا رہ گیا کہ احمد فراز کی طرح کم از کم امید تو نہیں توڑنی چاہیے۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ نامہ بر کے جاتے ہی بگولا اڈیالوی نے ڈیرا جمایا اور کہا، سب کچھ سیٹ ہے۔ نئے غیر متنازع وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک قومی حکومت بننے والی ہے، جس میں انصافی، نونی اور پپلیے تینوں شامل ہوں گے۔ جیل خان نے رضامندی ظاہر کر دی ہے، بس قومی حکومت کے وزیر اعظم کے نام پر بات چل رہی ہے۔ ناہنجار کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی دھماکے کی خبر تھی اور اب تزادستان کو گل و گلزار بنانے کی افواہ ہے۔ افواہیں سننے میں کوئی حرج نہیں، مگر واقعات کی رفتار سے ہی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ صلح صفائی نہیں، فی الحال صرف لڑائی ہو رہی ہے۔